हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 14 अप्रैल की करंट अफेयर में, जिसमें हम बात करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में और उनसे रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पे 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो आंसर इसका 136वीं। आपको पता है, यानी कि बात करें यहाँ पे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1891 को। बात करते हैं इसकी, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जानेंगे तो आधुनिक भारत के शिल्पकार कहलाते हैं। जिसमें हम बात करेंगे तो इनको संविधान के जनक और आधुनिक मनु भी कहा जाता है। बात करते हैं इसमें इनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की। तो 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्म लिया। कोलंबिया विश्वविद्यालय और एलएसई से डॉक्टरेट की प्राप्ति की थी। प्रथम भारतीय कानून मंत्री वे बने थे। समानता के लिए धर्म युद्ध इन्होंने लड़ा है, जिसमें सामाजिक सुधार और सत्याग्रह की बात हम करेंगे तो महाड़ सत्याग्रह 1927 में, कालाराम मंदिर प्रवेश 1930 का इन्होंने नेतृत्व किया था। आरक्षित सीटों की बात करें तो आरक्षित सीटों के लिए पूना पैक्ट 1932 पर हस्ताक्षर किए थे। गणतंत्र के शिल्पकार की बात करें तो यहाँ पे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में समर्थन यहाँ पे दिया था। और बौद्धिक और राजनीतिक विरासत की बात करें तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और मूक नायक के लेखक ये हैं। इसी क्रम में देखें, तीनों गोलमेज सम्मेलन में 1930 से 32 में जो हुए थे उनमें भाग लेने वाले एकमात्र ये भारतीय नेता थे। इसी क्रम में बौद्ध आध्यात्मिक यात्रा और शाश्वत सम्मान की बात करें तो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण और भारत रत्न की इसमें बौद्ध धर्म अपनाया था 1956 में नागपुर में। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की थोड़ी सी जानकारी। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? अब बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की। तो यहाँ पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर उसे यहाँ पे देख सकते हैं। इसी क्रम में देखें इसका आंसर तो इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुल लंबाई है 213 किलोमीटर। दोस्तों ये याद रख लेना, इंपोर्टेंट है, ठीक। इंपोर्टेंट आने वाले जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम होंगे उसमें एक ना एक क्वेश्चन इसमें फंस ही जाएगा। अब बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे इस कॉरिडोर की तो दिल्ली के यहाँ पे अक्षरधाम से स्टार्ट होकर ये देहरादून में खत्म होगा। कुल लंबाई इसकी 213 किलोमीटर है। निवेश की बात करें तो 12,000 करोड़। एक एक पॉइंट दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद, 6 घंटे की जो यात्रा थी वो मात्र 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दौरान ये यात्रा उत्तराखंड इसका होगा और जिसका आज उद्घाटन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की वर्षगांठ किस तिथि को मनाई जाती है? आज ही मनाई जाती है 13 अप्रैल को। आज यानी कि कल, मतलब 13 अप्रैल को। बात करते हैं इसमें तो जलियांवाला बाग सभी को पता है, इससे कौन नहीं अवगत है, ठीक। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय नेताओं द्वारा जलियांवाला बाग के वीर शहीदों को नमन किया जाएगा। इसमें देखें तो 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। इनकी याद में हर साल 13 अप्रैल को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय सेना ने हाल ही में किस सीमा के पास रणनीतिक संचार के लिए नया रेडियो स्टेशन लगाया है? तो यहाँ पे है सिक्किम राज्य में, सिक्किम सीमा के साथ इन्होंने नया रेडियो स्टेशन लगाया है। जिसमें बात करते हैं तो रणनीतिक यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को अभेद्य और मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। स्थानीय और सैन्य सूचना का तीव्र व निर्बाध आदान प्रदान सुनिश्चित करना यहाँ पे है। इसी क्रम में देखें, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद के भव्य प्रतिमा का अनावरण यहाँ पे किया है? तो ये किया है सिएटल में। आप सभी को पता है सिएटल में स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा यहाँ पे सिएटल और भारत क्या है यहाँ पे सभी को पता ही है। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार अप्रैल 2026 का महीना ऊर्जा बाजार के लिए कठिन क्यों हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि पश्चिम एशियाई संकट और कार्गो लोडिंग में गिरावट के कारण। यहाँ पे देखते हैं आप
कि यहाँ पे संकट चल रहा है, ठीक? संकट क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है एक हिसाब से। तो उसके चक्कर में यहाँ पे क्षेत्र में कार्गो लोडिंग में भारी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर अत्यधिक दबाव यहाँ पे पड़ रहा है। आईईए की चेतावनी भी है, मार्च में दबाव की शुरुआत होगी। अप्रैल महीना अधिक कठिन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फातिह बिरोल की सीधी चेतावनी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी क्रम में देखें अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया के बेड़े में शामिल हुआ पहला रिट्रोफिटेड विमान कौन सा है? तो यह है बोइंग 787-E। अब बात करें इसमें, तो एयर इंडिया का नया अध्याय यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एयर इंडिया के बेड़े का पहला पूरी तरह से पुनर्गठित बोइंग B787-8 यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, जिसमें विमानन क्षेत्र में यात्री अनुभव कर सकते हैं। विश्व स्तरीय यहाँ पे ये रहने वाला है, ठीक। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो AB PM जय ऑटो अनुडेगेशन हैकाथॉन 2026 का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या है? तो ये है आयुष्मान भारत के दावों का डिजिटल और तेज निपटान यहाँ पे करना। इसी क्रम में देखें इसकी, तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा आधिकारिक आमंत्रण है, जिसमें हैकाथॉन 2026 में देश भर के नव प्रवर्तकों यानी कि जो इनोवेटर्स हैं उनकी महत्वपूर्ण यहाँ पे भागीदारी होगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या है, ये दावों को निपटान के पूरी तरह डिजिटल बनाना यहाँ पे है। मतलब जितने भी इसमें क्लेम होते हैं तो उसको पूरी तरह डिजिटलाइजेशन यहाँ पे करना इसका उद्देश्य है। दोस्तों इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, डस्ट लीग जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये क्या है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। इसकी बात करें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, डस्ट लीग अभ्यास यहाँ पे समापन हो चुका है, जो दोनों देशों के आतंकवाद विरोधी अभियानों का कड़ा यहाँ पे साझा अभ्यास है। इसके बाद देखें, NHRC किस राज्य में ईंट भट्टों में बदुआ मजदूरी की शिकायतों पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा? तो उत्तर प्रदेश ये है। जिसमें बात करें तो प्रदेश के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में बदुआ मजदूर जो गंभीर हैं यहाँ पे शिकायतें हैं, जिसकी बात हम करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा त्वरित और कड़ा संज्ञान यहाँ पे देखने को मिलता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम आयोग के तहत 16 अप्रैल को मामले की विशेष ऑनलाइन सुनवाई यहाँ पे तय की गई है। इसी क्रम में देखें, इसके बाद देखें किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वयं को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो ये किया है तेलंगाना राज्य, ऑप्शन नंबर 20 का। यहाँ पे तेलंगाना राज्य की बात करेंगे तो आंतरिक सुरक्षा में ऐतिहासिक उपलब्धि यहाँ पे की है। राज्य आधिकारिक तौर पे नक्सल मुक्त यहाँ पे घोषित हो चुका है। इसके बाद देखें, बिहार में 14 अप्रैल को कौन सा पारंपरिक पर्व मनाया जाता है? जिसमें ये मनाया जाता है सतुवानी और मेष संक्रांति यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे 14 अप्रैल को बिहार में, ठीक। जिसमें बात करें यहाँ पे तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई यहाँ पे राज्य के, अच्छा ये तो अलग न्यूज हो गई। बात करते हैं इसमें पारिवारिक पर्वों की धूम में आज पूरे राज्य में सतुवानी और मेष संक्रांति का पारंपरिक उल्लास के साथ यहाँ पे आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में देखें, जम्मू कश्मीर में हाल ही में कितने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तबादला यहाँ पे किया है? तो ये क्या है, 3 अधिकारियों का तबादला यहाँ पे हुआ है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पे फेरबदल हुआ है, यहाँ पे 3 वरिष्ठ अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला। अब जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें पुनर्गठन की बात करें तो ये राजनीतिक और संवैधानिक पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 से यूटी का दर्जा इसको मिला है। 114 विधानसभा सीटें यहाँ पे हैं और 5 आधिकारिक भाषा यहाँ पे हैं। भूगोल, झील और वन्यजीव की बात करें तो वूलर झील का घर ये है। और दाचिंगम में यहाँ पे हंगुल मृग भी देखने को मिलते हैं। बुनियादी ढांचे की बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च यानी कि चेनाब पुल पर बनाया गया है। महत्वपूर्ण यहाँ पे सुरंगें भी हैं, जिसे जोजिल्ला और जेड मोर्स सुरंग है। भविष्य की बात करें तो लिथियम और पर्यटन के लिए यहाँ पे लिथियम की खोज की जा रही है और 2025-26 में रिपोर्ट पर्यटन आगमन हुआ है। आर्थिक सेक्टर की बात करें तो केसर और सेब के लिए यहाँ पे भारत का पहला एकमात्र केसर उत्पादक यहाँ पर है। देश की बात करें तो 75% के सेब
का उत्पादन यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के नायक कर्नल सोनम वांगचुक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस पदक से सम्मानित थे? तो वो थे महावीर चक्र से सम्मानित। 1999 के कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाया था इन्होंने, जिसके लिए उन्हें दूसरे सर्वोच्च सैन्य सम्मान जिसमें महावीर चक्र है, इससे नवाजा गया है। तो यहाँ पे सोनम वांगचुक जी का यहाँ पे भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पे दे रखी। इसके बाद देखें, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर से उत्तराखंड के पर्यटन राजस्व में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान यहाँ पे लगाया जा सकता है? तो 20 से 25% वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर की हमने बात कर ली है, 213 किलोमीटर लंबा है, 25 से 30 किलोमीटर भारी वृद्धि का स्पष्ट अनुमान यहाँ पे है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम करंट अफेयर के साथ साथ एक फैक्ट की क्लास भी करते हैं, स्टडीज की क्लास करते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख आधुनिक बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं की। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर भारत से मध्य भारत, पूर्वी भारत, मतलब कि संपूर्ण भारत का हम यहाँ पे विश्लेषण करने वाले हैं। जिसमें बात करें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये किसने बोला था? ये बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए, पहला जो स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे बात करें तो चेनाब नदी में सलाल परियोजना, बगलिहार परियोजना और दुलहस्ती परियोजना है। झेलम नदी की बात करें तो दो परियोजना है, तुलबुल और उरी यहाँ पे परियोजना देखने को मिलती है। परीक्षा की दृष्टि से तुलबुल परियोजना और वुलर झील के मुहाने पर स्थित है। अब ऐसा भी पूछ लेता ना कभी कभी कि तुलबुल परियोजना या कोई सी परियोजना किस नदी के या झील के समीप यहाँ पे है, तो तुलबुल परियोजना जो है वुलर झील के समीप यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जिसमें सतलज नदी की बात करें तो भाखड़ा नागल परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नाथपा झाकड़ी परियोजना, ये भी सतलज नदी पर है। अब देखो, इससे दो चीजें हो रही है, एक तो हम नदी के बारे में भी जान ले रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी परियोजना, और नदी से ही परियोजना को याद करना है, अलग अलग याद नहीं करना है। अब ब्यास नदी पे बात करें तो पोंग परियोजना, जो कि महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानी जाती है। रावी नदी की बात करें तो चमेरा परियोजना यहाँ पे देखने को मिलती है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में जब रावी नदी बहती है तो पंजाब में कौन सा परियोजना है, कौन सी परियोजना है? ये है थीम बांध, जो कि रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है इनको, जो कि पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर ये है। अब बात करेंगे परीक्षा की दृष्टि से, तो भाखड़ा नागर परियोजना पंजाब में, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना यहाँ पे है, देखने को मिलता है। जो भाखड़ा नागर है ना, ये वाली पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कही जाती है। इसको ही गोविंद सागर डैम भी कहा जाता है, गोविंद सागर, आप याद रखना। इसके बाद देखें उत्तराखंड की, अपने उत्तराखंड की बात करेंगे तो भागीरथी भिलंगना के संगम पे है टिहरी परियोजना। ये बहुत ज्यादा बड़ी है। टिहरी बांध क्या है? एशिया का मतलब कि सबसे ऊंचाई पर बांध ये है। इसके बाद देखें शारदा नदी यानी कि काली नदी पर तो टनकपुर परियोजना है, धौली गंगा नदी पे धौली गंगा परियोजना है, और भी बहुत सारी परियोजना है, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं ना, भारत की दृष्टि से देख रहे हैं तो ये 4-5 परियोजनाएं इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो रिहंद नदी पर, जो कि सोन की सहायक नदी है, रिहंद परियोजना देखने को मिलती है। बेतवा नदी पर मिलती है माता टीला परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। ओके, परीक्षा की दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा बांध यह है, टिहरी बांध बता दिया है मैंने। और रिहंद परियोजना क्या है? इसका जो जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये है। और माता टीला यूपी में है और एमपी की संयुक्त परियोजना यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद देखें चंबल नदी यानी कि राजस्थान। अब देखो, हमने चंबल नदी को पहले क्यों करा? क्योंकि चंबल नदी राजस्थान में भी बहती है, मध्य प्रदेश में भी बहती है। अब राजस्थान में इसमें परियोजना है जवाहर सागर परियोजना और राणा प्रताप सागर परियोजना। और मध्य प्रदेश की बात करें तो गांधी सागर परियोजना यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी क्रम में देखें मध्य प्रदेश में तो सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है, नर्मदा नदी पर नर्मदा घाटी परियोजना, जो कि इंदिरा सागर के नाम से भी जानी जाती है। अब बात करें परीक्षा की दृष्टि से, तो बाणा सागर जो परियोजना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार एक की संयुक्त परियोजना तीनों की। तो इस ऐसी जो होती है ना तीनों की परियोजना है, तो ये अलग हो जाती है, तो थोड़ा सा इनको याद कर लेना, थोड़ा सा इनको दिमाग में छाप लेना। अब बात करेंगे गुजरात के, तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना, ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना, काकरापार परियोजना। महाराष्ट्र की बात करेंगे कोयना नदी बहती है, कोयना परियोजना है। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना यहाँ पे देखने को मिलती है। परीक्षा की दृष्टि से सरदार सरोवर जो 4 राज्य हैं गुजरात,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इनकी संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, कोयना परियोजना की बात करें तो महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कही जाती है। ठीक है, कोयना परियोजना की भी दिमाग में रख लेना। इसके बाद देखें झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर है, ऐतिहासिक तथ्य क्या है इसका, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है 1948 की। इसमें तिलैया, कुनार, मैथन, पंचेत, ये बांध है, और मिंदाप भी बांध है, जिसमें मयूराक्षी नदी और गंगा नदी आके मिलती है। मयूराक्षी नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल की है, फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल की है। परीक्षा की दृष्टि मयूराक्षी जो परियोजना है, इसको कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें ओडिशा की, तो महानदी बहती है यहाँ पे, भीराकुंड डैम है। और बिहार में कोसी नदी, कोसी परियोजना है। गंडक नदी पर गंडक परियोजना है। परीक्षा की दृष्टि हीराकुंड जो बांध है, भारत का और विश्व का भी सबसे लंबा ये मुख्य बांध है, देखने को मिलता है आपको। और कोसी नदी की बात करें, कोसी परियोजना की, तो भारत और नेपाल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजना यहाँ पर देखने को मिलती है। और कोसी नदी को ही क्या बोलते हैं, बिहार का शोक भी बोलते हैं, बिहार का शोक। ठीक, अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो और तेलंगाना की, तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम परियोजना यहाँ पर देखने को मिलती है। गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना, श्री राम सागर की भी कहा जाता है इसको है। ठीक, अब कर्नाटक की बात करें तो कावेरी नदी, कृष्णा नदी, शरावती, तुंगभद्रा, यहाँ पे कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, कृष्णा नदी पर अलमाटी, और शरावती नदी पर शरावती परियोजना, तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा नदी यहाँ पे है। परीक्षा की दृष्टि से शिव समुद्रम परियोजना जो है भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना यहाँ पे है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है पुरानी। इसके बाद देखें तमिलनाडु पे तो कावेरी नदी पे ही मेट्रो बांध है। पायकारा नदी पर, पायकारा नदी, कुछ कुछ नदी तो ऐसी हैं परियोजनाएं जो नदी के नाम से ही बनाई गई है। केरल में पेरियार नदी बहती है और इडुक्की परियोजना यहाँ पर देखने को मिलती है। और इडुक्की परियोजना क्या है, अपनी अनूठी इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये आर्क बांध का डैम का निर्माण करती है। आर्क बांध है ऐसे, ठीक, आर्क बांध है। इसी क्रम में देखें मणिपुर में इम्फाल नदी बहती है, जिसमें लोकटक परियोजना है। और सिक्किम में तीस्ता नदी में तीस्ता परियोजना है। लोकटक परियोजना प्रसिद्ध लोकटक झील के पास स्थित है, जो अपनी अनूठी परिस्थितियों के लिए जानी जाती है। अब ये तथ्य हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण दिवस, जो कि 14 अप्रैल है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती और वैश्विक स्वास्थ्य मनाया जाता है। बात करेंगे 14 अप्रैल को, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो महान सामाजिक सुधारक और भारतीय संविधान के निर्माता हैं, इनको उपनाम दिया गया है इस दिन समानता दिवस के रूप में और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो विश्व चगास रोग दिवस, जो कि एक उष्णकटिबंधीय बीमारी है, इसके प्रति वैश्विक जागरूकता के लिए बनाया जाता है। अब बात करेंगे कल की क्वेश्चन थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित था। तो इसका जो आंसर है वो है केवल दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर पहला गलत था और दूसरा और तीसरा सही है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पूरा डिटेल में है। जब तक बताने की एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। अब आज का क्वेश्चन है, पहला कथन है जिसमें भारत भागड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है, ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। दूसरा कथन है हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर निर्मित है, इसका मुख्य उद्देश्य ओडिशा में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई है। तीसरा कथन है सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, जिससे केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों को लाभ मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, कथन है टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी नदी। तो चार ऑप्शन है, तो आप सही ऑप्शन कमेंट में बता सकते हैं। और ये थी आज की करंट अफेयर स्ट्रेटेजी की क्लास। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।